ओके। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट जो पढ़ रहे थे उसका सेकंड लेक्चर, उसका सेकंड पोर्शन हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। सो देखते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन को हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया। ठीक है, उसी को हम लोग अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमने लास्ट क्लास में दो चीजें करवाई थी, उसी को वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। पहला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। अब यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो हाफ क्या है, एक नंबर कांस्टेंट है। हमने बोला था कि नंबर कांस्टेंट इंक्लूडिंग पाई हैज नो डायमेंशन। ओके, सो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ये क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखना है तो क्या बचेगा, सिर्फ mv²। यहां से m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। सो मास का डायमेंशन कितना होता है, कैपिटल M। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मैं बता चुका हूं, lt - 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा यहां से m l² t⁻⁻²। ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का, क्या आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, जहां पे m क्या है, मास, g क्या है, स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, h क्या है, हाइट। ओके, सो अगर हमें इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देख के बताएं। m क्या है, मास, मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम लोगों को पता है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, lt-2, यानी lt⁻²। h क्या है, हाइट। हमने क्या बोला था, हाइट का यूनिट मीटर, इट इज लेंथ। ओके, और अगर इसका यूनिट मीटर है तो डायमेंशन क्या होगा, सेम बात है, एल ही होगा। जितने भी लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हाइट, ब्रेड्थ, सारी चीजें क्या होती हैं, इसका सभी का यूनिट मीटर होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी है तो डायमेंशन का क्या आ जाएगा, एल। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, m l² t⁻²। तो ध्यान से देखिए, यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के डायमेंशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन m l² t⁻², काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन m l² t⁻²। हमने लास्ट लेक्चर में बोला हुआ है कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। ओके, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन निकालते हैं। टॉर्क, टॉर्क जो आईसीएसई के बोर्ड के बच्चे हैं वो 10th में पढ़ते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 10th में नहीं पढ़ते हैं। सो टॉर्क बेसिकली होता क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल इतना सा। अब फोर्स का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt⁻²। r क्या है, डिस्टेंस, डायमेंशन क्या होगा उसका, l। तो यहां से डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका, m
एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के यहाँ पे आने वाली है बच्चों, ध्यान से देखें। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, टॉर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। सभी का डायमेंशन सेम है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये दोनों क्वांटिटी जो है, ये दोनों क्वांटिटी सेम क्वांटिटी है, एनर्जी है, लेकिन ये डिफरेंट क्वांटिटी है। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि सेम क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, सेम क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। जैसे फोर्स की बात करें तो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे न्यूक्लियर फोर्स हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, उसका डायमेंशन क्या होगा? उसका डायमेंशन mlt-2 होगा। सबका डायमेंशन सेम होगा। सेम तरीके से एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो सेम क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। ओके, सेम क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। लेकिन अगर डायमेंशन सेम है, किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो दोनों क्वांटिटी भी सेम है। ओके, लेकिन रिवर्स में देखें कि अगर दो क्वांटिटी सेम है तो डेफिनेटली उनके डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम होंगे। वही चीज मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इन सभी के कैलकुलेट करवाए। तो इसको पॉइंट में बना के मैं नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेते हैं इस टॉपिक पॉइंट को। ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जानना, तो उसको आप हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए चलें। पहला, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, quantities have same dimension, ओके। एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पे दे इसके लिए एग्जाम्पल, तो all type of energy and all type of energy have same dimension, ओके। हमने एग्जाम्पल दे चुका हूं, कैलकुलेट करवा चुका हूं। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें इसमें, so all type of forces have same dimension, ओके। तो सेम क्वांटिटी अगर है तो उन सभी क्वांटिटी जो उसकी सेम है, एक ही है, उनका डायमेंशन क्या होगा? एक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टू क्वांटिटी have same dimension, then we cannot say that those two physical quantities are also same. Those two physical quantities are also same. We cannot say. एग्जाम्पल में दे चुका हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग बात करें एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी, एंड टॉर्क have same dimension, ओके। और डायमेंशन कितना होता है उनका? डायमेंशन कितना होता है? ml² t to the power minus 2 have same dimension, but they are entirely different quantities. But these two
are two different, these are two different quantities. ओके, सो अगर क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन सेम होगा, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स अगर डायमेंशन सेम है तो क्वांटिटी भी सेम होगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। ओके, नोट करें इसको, पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल placed at a distance small r is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, where F is a force and q1 q2 are charge and r is distance. Calculate dimension of epsilon naught. So ये इन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, 12th में हम लोग पढ़ेंगे। मैं डायरेक्टली बोलता कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैलकुलेट करो तो आप लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते 11th में, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं पता होगी। बहुत लोगों को पता होती है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट नो दिस फार्मूला। ओके, सो किसका फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला हम लोगों को कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन नॉट का। तो F इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब ध्यान से देख के बताएं, क्या 1/4 पाई का कोई डायमेंशन होगा? हमने क्या बोला था? नंबर कांस्टेंट। क्या बोला था? नंबर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इंटीजर जो भी है, इंक्लूडिंग पाई हैज नो डायमेंशन। सो 1/4 पाई के पास क्या कोई डायमेंशन होगा? यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होगा। 1/4 पाई के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते टाइम इसको निकाल सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? q1 q2 बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूँ? q1 q2 बाई f इंटू r स्क्वायर। ओके, अब बोले q1 का डायमेंशन, चार्ज q क्या है? चार्ज का डायमेंशन मैंने बताया था कैसे निकालते थे। q इज इक्वल टू क्या होता है? i इंटू टी। I फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन है, T टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन T। तो चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा? dt। ओके, सो आओ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालते हैं। q1 क्या है? चार्ज का डायमेंशन क्या है? 80 इनटू q2 क्या है? q2 चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या है? 80 डिवाइडेड बाय फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं क्या होता है? ml t टू द पावर -2 इनटू r क्या है? डिस्टेंस। r क्या है? डिस्टेंस, यूनिट मीटर, फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? डायमेंशन l स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखें, ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर बाई, यहां से क्या आ जाएगा? m l क्यूब t टू द पावर -2। ओके, अब इसको ऊपर लेके चले जाए तो क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर, m ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -3, और t ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 टू क्या आ जाएगा? 4, t टू द पावर 4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? जल्दी से नोट करें, इसको जल्दी से नोट करें, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करें, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन F, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी नाम से। ओके, तो ये विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू म्यू a dv बाई dx है, ये विस्कोसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, so ये F is equal to mu a dv by dx, where F is force, A is area, dv velocity change और change in velocity and dx is thickness। इस इक्वेशन के बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में। एंड mu is viscosity of the liquid, viscosity of fluid। ओके,
हमको क्या निकालना है, विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है, विस्कोसिटी का डायमेंशन। तो यहां से ध्यान देखिए, इस फॉर्मूले से म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू डी एक्स बाई ए इंटू डी। ओके, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब F क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स से क्या होता है, mlt माइनस 2 इंटू dx क्या है, थिकनेस। थिकनेस dx क्या है, थिकनेस। सो थिकनेस एक टाइप का क्या, लेंथ है। यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर है तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, L बाई ए क्या है, एरिया। डायमेंशन क्या होता है, L स्क्वायर। dv क्या है, वेलोसिटी। डायमेंशन में बता चुका हूं, lt माइनस 1। ओके, तो ध्यान से देखें, ये L इस L से खत्म हो जाएगा। तो अब इस टर्म को ऊपर लेके जाए, जो नीचे वाला टर्म है, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा कितना, m। यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे L है, तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, L माइनस 1। और ये t ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना बचेगा, -1। ओके, सो विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 1। तो विस्कोसिटी म्यू का जो डायमेंशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 1। सभी को याद होना चाहिए, विस्कोसिटी का डायमेंशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल सभी को याद होना चाहिए। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। आप अगर ध्यान से देखें तो क्या टेस्ला अगर आपको सिर्फ यूनिट पता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। इसीलिए मैं यूनिट बेसिस पे डायमेंशनल फार्मूले नहीं कैलकुलेट करवाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रिलेशन पता हो विथ अदर क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है। तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा 10th में। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड 10th में बहुत पढ़ा होगा, सभी ने याद किया होगा। क्या होता है, F इज इक्वल टू I इंटू B इंटू L साइन थीटा। जहां पे क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कोई कंडक्टर लाके रख दिया L लेंथ का, ऐसे इसमें करंट I ऐसे फ्लो करी, एंगल थीटा है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, तो इस पे कितना फोर्स लगता था, I B L साइन थीटा। जहां पे I क्या है, I है, ये सभी कंफ्यूज नहीं होंगे। I क्या है, करंट जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड साइन थीटा इज एंगल दैट कंडक्टर मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब बताएं हमको क्या किसका डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है, B का। तो B को मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड B को F/I × L sin थीटा। बोलो, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं ना। अब बताएं क्या साइन थीटा का कोई डायमेंशन होगा, नहीं। तो डायमेंशन निकालते टाइम साइन थीटा को भगा देते हैं यहां से, तो क्या बचेगा, F = I × L। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL t - 2। A क्या है, सॉरी I क्या है, करंट का फंडामेंटल क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या होता है उसका, A। ओके, L क्या है, लेंथ का डायमेंशन क्या आ जाएगा, L। तो कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान देंगे, ये L से खत्म हो जाएगा। Am I correct? Yes. So डायमेंशन क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, A⁻⁻1 and T⁻⁻2। This is the magnetic dimension of magnetic field. Okay, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें इसको। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। पॉज, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो पॉज करके नोट कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो डायमेंशनल फार्मूला आप सभी लोग कैलकुलेट कर लोगे, किसी भी क्वांटिटी का आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, एक चीज और, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये हम लोगों को देखना है, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, सो डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, सो डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट के, बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है? तो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ोगे, वहां पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है? PV is equal to K into T, जहां पे K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। P क्या है? प्रेशर, P is pressure, V is volume and T is temperature। ओके, तो हमको किसका डायमेंशन निकालना है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम लोग कह सकते हैं P into V by T। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालोगे? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है निकालना है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का डायमेंशन हमको तो नहीं याद, निकालना पड़ेगा ना। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2 बाय एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना आ जाएगा यहाँ से? ML-1 T-2। तो अब यहाँ पे रखे प्रेशर के डायमेंशन पे, तो कितना आ जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट K का डायमेंशन? प्रेशर का डायमेंशन ML-1 T-2, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L³ डिवाइड बाय टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ध्यान से देखें तो आ जाएगा ये ML स्क्वायर T-2 थीटा -1। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये किसका डायमेंशन है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। सभी को याद होना चाहिए, सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, सो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को, नेक्स्ट क्लास में खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सभी के डायमेंशन बताऊंगा। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। नोट नहीं किया, पॉज करके नोट कर लें। ओके, पहला जिसका डायमेंशन तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, हीट एनर्जी Q, हीट एनर्जी Q। ओके, दूसरा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल s। थर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट, L। फोर्थ, ओके, हीट एनर्जी Q, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S, लैटेंट हीट L एंड गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, PV = nRT। ओके, यहाँ पे गैस कांस्टेंट का हम लोगों को क्या निकालना है? डायमेंशन। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, आप लोग करके लाएंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। सो इसमें क्या है? लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? होमोजेनिटी का मतलब समानता। ओके, सिमिलरिटी। ओके, सो डेफिनेशन पे अगर हम लोग जाएं तो डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, ओनली सेम
type of quantities can be added, subtracted or compared. Only same type of quantities can be added. Okay, only same type of quantities can be added, subtracted and compared. Same type of quantities. Okay, इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं. बिल्कुल नेचुरल लॉ है, नेचर में भी फॉलो होता है. ओके, बिल्कुल नेचुरल लॉ है. फॉर एग्जांपल लेंथ को हम लोग लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हैं. लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा. फॉर एग्जांपल 100 मीटर प्लस 100 मीटर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 200 मीटर. 200 मीटर क्या है, एक लेंथ है. ये हुआ ना, लेंथ प्लस लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लेंथ मिलेगा. यानी कि 100 मीटर एक लेंथ है, इसको इस लेंथ में 100 मीटर और ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, 200 मीटर. 200 मीटर भी क्या, लेंथ और बड़ा हो गया. ओके, बट अगर हम लोग ऐसे बात करें, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हम लोग ऐसे बात करें लेंथ प्लस टाइम, क्या इनको ऐड किया जा सकता है? कभी आपने सुना है कि 100 मीटर प्लस 500 सेकंड, 100 मीटर प्लस 1 आवर, कभी ऐसा ऐड करते हुए सुना है? नहीं. तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस. ऐड ही नहीं किया जा सकता भाई. टाइम एक डिफरेंट क्वांटिटी है, लेंथ एक डिफरेंट क्वांटिटी, कैसे ऐड कर दोगे? सिंपल सी बात है, नेचुरल लॉ है ना. अब अगर सिंपल बात करें तो हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, हाथी का बच्चा भालू थोड़े हो जाएगा. सिंपल सी बात है, नेचुरल लॉ है. ओके, सो लेंथ प्लस टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, आप ऐड ही नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 20 मीटर प्लस 5 सेकंड, कोई सिग्निफिकेंस है, कुछ मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा. सो बिल्कुल नेचुरल लॉ है, होमोजेनिटी लॉ. ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. ओके, दूसरा हम लोग ऐसा ऐड कर सकते हैं, टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम. एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड ऐड करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, 15 सेकेंड. 5 सेकेंड एक टाइम है, 10 सेकेंड भी एक टाइम है. दोनों को ऐड कर दिया, 5 सेकेंड में 10 सेकेंड ऐड कर दे, दोनों मिलकर क्या कितना बन जाएंगे, 15 सेकेंड बन जाएंगे. ओके, सो ये है लॉ ऑफ होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. आप लोग नोट कर लें, जो लोग नोट नहीं किया पॉज करके नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, सिमिलरली अगर लोग दूसरा बात करें, दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो मास प्लस मास इज इक्वल टू क्या आएगा, मास. मास को मास में ऐड कर सकते हैं. 10 किलोग्राम है, उसमें हमने 20 किलोग्राम और ऐड कर दिया. कोई सपोज कोई सब्सटेंस है आपके पास 5 केजी, मान लेते 5 केजी राइस है, उसमें 5 केजी राइस और ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 10 केजी राइस हो जाएगा. तो सिमिलरली 10 केजी प्लस 20 केजी कितना आ जाएगा, 30 केजी. यानी कि हमने जब मास को मास में ऐड किया तो हमें क्या मिला, मास. सिंपल सी बात है. ओके, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में भी होता है कि लेंथ माइनस लेंथ, ये हमको क्या देगा, लेंथ. एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो सपोज 100 मीटर माइनस 20 मीटर तो हमें क्या देगा, 80 मीटर. एक लेंथ में से दूसरे लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है. ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. ओके, ऐसा हम लोग नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं. अगर मैं ऐसे लिखता हूं लेंथ माइनस टाइम, लेंथ माइनस टाइम, नो सिग्निफिकेंस, कोई मतलब ही नहीं इस स्टेटमेंट का. लेंथ माइनस टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं. लेंथ में से टाइम को कैसे घटा दोगे भाई, दोनों के डायमेंशन अलग, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं. ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सपोज 10 मीटर माइनस 5 सेकेंड, कोई सिग्निफिकेंस है इसका, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आप सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, दोनों टाइम और लेंथ दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं. ओके, दूसरा एग्जांपल, सपोज करंट, इलेक्ट्रिक करंट
माइनस करंट, ये हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है, दैट मींस अगर हम लोग 10 एम्पियर करंट है उसमें से 5 एम्पियर करंट सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 5 एम्पियर करंट आएगा। क्या आएगा, 5 एम्पियर करंट आएगा। करंट को करंट से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये सिंपल है कि ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बताया, कंपैरिजन का देखते हैं। ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड आल्सो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मास को लेंथ से कंपेयर करने लगे। कैसे कंपेयर कर लोगे, मास को लेंथ से कैसे कंपेयर कर दोगे, मास को मास से ही कंपेयर करोगे ना, है। जैसे मान लेते हैं ये कोई सब्सटेंस है 10 केजी का, पत्थर मान लेते हैं, कोई स्टोन है 10 केजी का, एक दूसरा सा बड़ा सा स्टोन है 20 केजी का। आप क्या बोलते हैं, इसका मास ज्यादा है, तो आप कंपेयर करेंगे दोनों को। अच्छा, इसका मास 10 ही है, इसका मास 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 केजी का मास ज्यादा है। आपने कंपेयर कर लिया आसानी से। कैसे कंपेयर कर लिया, क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या है, मास ही है। दोनों क्वांटिटी क्या है, मास ही है। अगर मैं यही देता कि एक स्टोन है 10 केजी का और दूसरा 10 घंटे टाइम है, 10 आवर, क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कंपेयर किया जा सकता। कैसे कंपेयर कर लोगे, डिफरेंट क्वांटिटी है, ये डिफरेंट क्वांटिटी है। सो लॉ ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। ओके, आइए दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। लॉ ऑफ होमोजेनिटी इस चैप्टर का बैकबोन है। क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ से आते हैं, तो आप लोगों को देखना होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रिंसिपल पे सॉल्व होंगे जो जेईई में, नीट में, आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, सो आइए देखते हैं। ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। अगर मैं लिखूं ऐसे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, कि ये फोर्स किसके बराबर, मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब अगर हम लोग इसको एक क्वांटिटी कंसीडर करें, इसको एक क्वांटिटी कंसीडर करें, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कंपेयर की जा रही है। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इक्वल है दोनों, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों कंपेयर की जा रही हैं, इक्वल। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो क्या होगा यहां से कि ये भी फोर्स है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा, फोर्स, तभी कंपेयर कर सकते, तभी इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। ओके, दैट मींस अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे जाके इसको ऑब्जर्व करें, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही मास इनटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा। ओके, आते हैं दूसरे पे। मान लेते हैं y इज इक्वल टू है x प्लस z। कोई क्वांटिटी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने रिलेट किया है, y इज इक्वल टू x प्लस z। तो अभी ध्यान से देखें, अगर x को आप किस में ऐड कर रहे हैं, z में। x को किस में ऐड कर रहे हैं, z में। दैट मींस क्या होना चाहिए, x और z दोनों क्या होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। यानी कि x का जो डायमेंशन होगा, हाँ, अगर x और z सेम क्वांटिटी है तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो x और z अगर सेम क्वांटिटी है तो हमने बताया था कि सेम क्वांटिटी है सेम डायमेंशन। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x एंड z आर सेम क्वांटिटी एंड हैव सेम डायमेंशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से कि डायमेंशन ऑफ x is equal to dimension of y, sorry z, dimension of z। ओके, अभी ध्यान से देखिए, ये दोनों ऐड हो रही हैं, दोनों मिलके ऐड होने के बाद क्या दे रही है, y। यानी कि y को हम लोग x प्लस z एक क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वही y का डायमेंशन होगा। यानी कि जो y का डायमेंशन है वही x का डायमेंशन है, वही z का डायमेंशन। सिंपल, ये लो
लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ। ये रिकॉल करें इस लॉ को, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ। लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ। तो x सेम क्वांटिटी, z सेम क्वांटिटी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो y मिलेगा वही तो x और z के बराबर ही होगा, वही तो सेम ही क्वांटिटी होगा। कोई डाउट किसी को? तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z, ओके, डायमेंशन ऑफ z। तो सिंपल सी बात है, हमने लॉ ऑफ होमोजेनिटी में क्या बताया था कि ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कैन बी कंपेयर्ड। मतलब सेम क्वांटिटी को ही हम लोग दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कर सकते हैं, ओके। जैसे दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को ही कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास को मास से कंपेयर कर सकते हैं, मास को मास में ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट लेंथ और मास को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, मान लेते हैं ये कोई क्वांटिटी है f, हमको नहीं पता क्या है या फोर्स जो भी है, और दूसरा क्वांटिटी है f m इंटू ए, f इज इक्वल टू m इंटू ए। इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m, और मास और एक्सीलरेशन को हमें थर्ड क्वांटिटी मिल रही है f। तो होगा क्या कि ये जो क्वांटिटी है वही ये भी क्वांटिटी होगी, मतलब जो f का डायमेंशन होगा वही मास इंटू एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन होगा। सेम तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाया कि सपोज y इज इक्वल टू x प्लस z है, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि x सपोज कोई क्वांटिटी है, z कोई क्वांटिटी है, तो x और z दो ऐड हो रहे हैं। और लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, दैट मींस x और z दोनों सेम क्वांटिटी है, और हमने क्या बताया था कि सेम क्वांटिटी है सेम डायमेंशन, तो जो x का डायमेंशन होगा वही z का डायमेंशन होगा। अब आगे देखें, x और z ऐड करके दूसरी क्वांटिटी दे रही है हमको y, तो y क्या होगा, जो x होगा वही y होगा, जो z होगा वही y, वही क्वांटिटी y भी होगा। फॉर एग्जांपल लेंथ इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ प्लस लेंथ। लेंथ को लेंथ में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, लेंथ, एक और लेंथ मिलता है। सेम उसी तरीके से एक क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में ऐड करेंगे, और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है, फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करने पे तीसरी क्वांटिटी मिलेगी, वो भी क्वांटिटी क्या होगी, सेम। दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x, y एंड z आर सेम क्वांटिटीज, मतलब जो डायमेंशन y का है वही डायमेंशन x का है, और वही डायमेंशन z का है, ओके। चलो आगे देखते हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज कोई दूसरा थर्ड एग्जांपल में लेता हूं, सपोज लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस a इंटू बी, ओके, जहां पे y, x, a एंड b आर फिजिकल क्वांटिटी, ओके, आर फिजिकल क्वांटिटी। x, y, a एंड b क्या है, सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस a इंटू बी। तो अभी ध्यान से देखें, हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी ही इस चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन का बैकबोन है। अगर आपको वो ठीक से समझ नहीं आएगा, और बहुत ही नेचुरल लॉ है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत ही नेचुरल लॉ है, ओके। तो हमने क्या बोला, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसी भी क्वांटिटी का कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करके हमको तीसरा क्वांटिटी मिल रहा है क्या, फोर्स, ओके। मास एक डिफरेंट क्वांटिटी, एक्सीलरेशन एक डिफरेंट क्वांटिटी, सो डिफरेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमें क्या मिला, थर्ड क्वांटिटी, दैट इज फोर्स। तो डिफरेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, बट टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये
दो चीजें तो आप सभी को लॉ ऑफ होमोजेनिटी याद होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग ध्यान से देखें, ए और बी मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर एक्स के साथ ऐड हो रही हैं, और ये इनका समेशन जो है किसके बराबर है, वाई के। तो यहां से हम लोग क्या मिल सकते हैं कि ए और बी, ए इंटू यानी कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों ऐड हो रही है, तो x एंड a इंटू बी आर सेम क्वांटिटी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x एंड a इंटू बी आर सेम क्वांटिटी, आर सेम क्वांटिटी। ओके, तो अगर ये सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी का हमने बताया था क्या होता, डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। सेम क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, ये हमने बताया था। तो सेम क्वांटिटी के पास अगर सेम डायमेंशन है तो x और a इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा, सेम। दैट मीन लिख सकते हैं यहां से कि डायमेंशन ऑफ x एंड डायमेंशन ऑफ, या सिंपल डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। ओके, अभी ध्यान से देखें, हमने यहां से देख लिया कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, x और a b दोनों ऐड होकर क्या दे रहे हैं, y। तो जो y क्वांटिटी है, हमने सिंपल याद करें, अगर सपोज सेम टाइप की क्वांटिटी हम लोग लिखते हैं क्या, मास इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, मास प्लस मास, या टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस टाइम। मतलब हम लोग दो मास और को मास में ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, मास। टाइम को टाइम में ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, टाइम। तो सेम तरीके से यहाँ पे एक क्वांटिटी ये है, वही क्वांटिटी ये भी है, सेम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो थर्ड जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी क्या होगी, इसके बराबर होगी, इन दोनों के। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं कि x a इंटू बी एंड y आर सेम क्वांटिटी, आर सेम क्वांटिटी। ओके, आर सेम क्वांटिटी। और एक बार अगर सेम क्वांटिटी हो गई तो सभी के डायमेंशन क्या होंगे बच्चा लोग, सभी के डायमेंशन क्या होंगे, सभी के डायमेंशन सेम होंगे। ओके, तो हम लोग यहां से